दूसरी गोली इंस्पेक्टर एडवर्ड मिलर की रान में से गुजर गई और उसकी चीखें निकलने लगी। दोनों जख्मी बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए पीछे आ गए। रेलगाड़ी आगे जाने की बजाय वापस ब्रोकन हिल चली गई। सारे कस्बे में खबर फैल गई कि गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला ने रेलगाड़ी पर फायरिंग की है। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ये दो भलेमानस मुसलमान अफगान ऐसी खौफनाक हरकत कर सकते हैं। वो कहते थे कि उनकी बीवियां मुल्ला अब्दुल्ला कसाब से गोश्त लाती हैं और हमारे बच्चे गुल मोहम्मद की आइसक्रीम के शदाई हैं। दोनों गैर मुल्की और गैर मजहब के आदमी कस्बे के हर घर के फर्द मालूम होते थे, मगर जब रेलगाड़ी से उतारी हुई लाशें कस्बे के लोगों ने देखी तो सब गुस्से और इंतकाम से भड़क उठे। हर वो आदमी जिसके पास राइफल थी या पिस्तौल था मुसल्लह होकर मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी सी देर में 100 शहरी जो राइफलों और पिस्तौलों से मुसल्लह थे उस मुहासरे में शामिल हो गए जो फौज और पुलिस ने दो तुर्कों के मोर्चे का कर रखा था। शहरी दांत पीस पीस कर कहते थे कि गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला इन्हें जिंदा मिल गए तो वो इनका कीमा कर देंगे, मगर किसी का कीमा करने से पहले उसे पकड़ना जरूरी होता है। यहाँ यही मसला था। 200 से कुछ ज्यादा राइफलें तुर्कों के मोर्चे पर चारों तरफ से मुसलसल फायर कर रही थी। जो ही किसी का सर चट्टान से जरा ऊपर हो जाता तुर्कों की गोली आती और वो सर फौरन गायब हो जाता या लढ़क जाता। अब तुर्क देखकर और ताक कर गोली चलाते थे। इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो कितनी नफरी के मुहासरे में हैं। उन्होंने बुलंद आवाज से जंगी तराने गाने शुरू कर दिए। फिर वो कुरान की आयत पढ़ने लगे। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि रेगिस्तान में दूर दूर तक सुनाई देती थी। वो नारे भी लगाते थे। उनके सरों पर चांद सितारे वाला परचम फड़फड़ा रहा था। महीना तो जनवरी का था, लेकिन दुनिया के इस खिते में दिन गर्म हो जाते थे। वो रेगिस्तान था। मुहासरा करने वालों ने तुर्कों की आवाज की तब्दीली से अंदाजा किया कि वो प्यासे हैं और इनके पास पानी नहीं। वो चूंकि बुलंद आवाज से तराने गाते और आयात पढ़ते थे, इसलिए सब सुन रहे थे। पहले उनकी आवाज में ताजगी भी थी जो सूरज की गर्मी बढ़ने के बाद खत्म हो गई। अब उनकी आवाजें फटी फटी थीं, मगर इनकी राइफलों की नालियां तरोताजा थीं। उनकी उगली हुई गोलियां जाया नहीं जाती थी। कोई ना कोई आदमी हलाक या जख्मी जरूर होता था। तुर्कों के परचम में इतनी गोलियां लगी थी कि इसके छितेड़े लटक आए थे, मगर चांद सितारा महफूज था और हवा में लहरा रहा था। परचम का बांस महफूज था। सिर्फ 2 आदमियों से हथियार डलवाने और इन्हें पकड़ने के लिए मजीद कुमक आ गई। ये फौज ने भेजी थी। मुसल्लह शहरियों में भी इजाफा हो गया और अब हमले का नया तरीका एख्तियार किया गया। 50 बेहतरीन निशानाबाजों को नीम दायरे में फैलाकर इन्हें कहा गया कि वो तुर्कों के मोर्चे पर मुसलसल फायर करते रहें ताकि वो सर न उठा सके। 100 आदमियों को हुक्म मिला कि वो 50 राइफलों के कोरंग फायर के नीचे रेंग कर तुर्कों के मोर्चे तक मुख्तलिफ एतराफ से पहुँचे और उन पर टूट पड़े। ये ऑपरेशन शुरू हो गया। गुल मोहम्मद और मुल्ला अब्दुल्ला के मोर्चे के इर्द गिर्द चट्टानों पर गोलियों का मी बरसने लगा। चट्टानों के रेजे इर्द गिर्द उड़ने लगे। इस फायर के नीचे 100 आदमी बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। ये देखा गया कि तुर्कों के नारे, तराने और आयात खामोश हो गए और उनके फायर में भी कमी आने लगी। आखिर 100 आदमी 2 आदमियों के मोर्चे पर जा पड़े। वहाँ सिर्फ मुल्ला अब्दुल्ला जिंदा था। गुल मोहम्मद मर चुका था। पता चला कि उसे 6 गोलियां लगी थी। एक गोली उसके कंधे में लगी थी। ये बाजू बेकार हो जाने के बाद वो एक हाथ से राइफल फायर करता रहा था। मुल्ला अब्दुल्ला कुछ देर तक फायर नहीं कर सका था क्योंकि एक गोली ने उसके गाल की हड्डी तोड़ दी थी और एक गोली उसकी खोपड़ी की हड्डी को ऊपर से काटती गुजर गई थी। दिमाग महफूज रहा और हड्डी ज्यादा न टूटी। उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। अब वो इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा नहीं रह सकता था। उसे स्ट्रेचर पर डालकर चट्टानों से बाहर लाया गया। लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। खतरा था कि वो मुल्ला अब्दुल्ला की बोटियां नोच लेंगे, लेकिन उन्होंने उसे देखा और पीछे हट गए। वो सिर्फ पीछे ही न हटे
بلکہ کئی آوازیں سنائی دیں۔ بہت سے لوگ ان دونوں ترکوں کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک کی آن کی خاطر ایک پوری قوم سے ٹکر لی اور اپنے پرچم کی خاطر جانیں دے دیں۔ لوگ ایک دوسرے کو ان کی مثال دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حب الوطنی کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ ملا عبداللہ نے ہسپتال میں لیٹے لیٹے سر اٹھایا اور گال کی ہڈی ٹوٹ جانے کے باوجود جاندار آواز میں کہا، ہم دونوں کو خوشی تھی کہ ہم اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم زیادہ خوش ہیں کہ اپنے ملک کے لیے مر رہے ہیں۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ وہ 2-3 منٹ بعد خدائے حقیقی کے حضور پہنچ گیا۔ ان کی رائفلیں، تینوں خالی بیلٹیں، آئس کریم والی ریڑھی کا ایک پہیا اور ان کا تار تار پرچم آج بھی نیو ساؤتھ ویلز کے پولیس کے عجائب گھر میں رکھا ہے۔